साइंस स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे साइंस के अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो पिछले वर्ष ग्रुप डी एएलपी और टेक्नीशियन आरपीएफ एसआई और एनटीपीसी में पूछा गया है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर फर्स्ट है 1:2। ठीक है, जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेन की आवश्यकता होगी उसे हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल का किया जाता है यानी कार्य करता है तो इसमें किसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, द्रव्यमान में, संवेग में, वेग में या चाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाल। चाल में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, क्योंकि उस पर बल असंतुलित रूप से कार्य कर रहा है। संतुलित बल नहीं है कि 10 न्यूटन का कार्य कर रहा है या 50 न्यूटन का कार्य कर रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें है असंतुलित बल, कभी कितना भी न्यूटन का बल काम कर रहा है, कभी कितना कर रहा है। तो इसमें हमेशा चाल में परिवर्तन होते रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों को बाहरी कोष पूर्ण होते हैं, यानी जो एक्सटर्नल सर्कल होता है या कोष होता है जो पूर्ण होते हैं। 16 का, 17 का, 18 का या 15 का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 18वां ग्रुप का समूह को हम लोग निष्क्रिय समूह भी कहते हैं, शून्य वर्ग का समूह भी कहते हैं। इसी का ही कोर्स होता है जो बाहरी कोर्स होता है जो क्या होता है, पूर्ण होता है। इसमें जो 15वां समूह है इसे हम लोग नाइट्रोजन समूह कहते हैं। 16वां जो समूह है उसे हम लोग चल्कोलेजन समूह कहते हैं और 17वां जो समूह है उसे हम लोग हैलोजन समूह कहते हैं। और जो 18वां समूह है वो इसके बारे में तो अभी बताएं, इसको आदर्श गैस बोलते हैं, निष्क्रिय समूह भी कह सकते हैं। इसमें हो जाता है 18वां समूह में होता है कौन कौन से तत्व होते हैं जो निम्न है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल किस रूप में जाना जाता है। गति के रूप में, चाल के रूप में, त्वरण के रूप में या वजन के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वजन। इसमें कुछ खास एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें आवश्यकता होगा हम एक्सप्लेन कर देंगे। ऐसे जो गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी अपनी ओर खींचता है वही जो वजन हो जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु छूट गए यहाँ पे, अणु मौजूद होते हैं। 12, 13, 10 या 8। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जल का कितने अणु मौजूद होते हैं, तो 10 अणु मौजूद होते हैं। वाशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है माफ कीजिएगा, Na2CO3 10H2O, ये होता है वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। जो पौधे हो जाते हैं, जो लप जाते हैं, वो किस ऊतक पाया जाता है। कोर्लेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, सेलुलोज या उसमें कोई ऊतक नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कोर्लेनकाइमा। इसके कारण क्या होता है, पौधे लचीलापन होते हैं। ठीक है, और इसके साथ स्केलेनकाइमा होता है, इसके कारण क्या होता है, पौधे कठोर होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 ग्राम, 6 × 10⁻23 kg, 6 × 10⁻23 ग्राम। तो इसमें आपका सही आंसर जो हो जाएगा
6 इंटू 10⁻24 kg। kg यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, kg में होता है, ग्राम में नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि kg। अगला क्वेश्चन, रक्त में शर्करा का स्तर में वृद्धि का पता किस कोशिकाओं द्वारा चलता है? यकृत कोशिकाओं द्वारा, छोटी आंत की कोशिकाओं द्वारा, बड़ी आंत की कोशिकाओं द्वारा, या अग्नाशय कोशिकाओं द्वारा? तो ये जो पता चलता है शर्करा यानी चीनी का मात्रा, वो पता चलता है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय के द्वारा पता चलता है। तो हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। यदि लवण का पीएच मान 7 से कम हो तो लवण की प्रकृति क्या होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, रसीन होगा, या कुछ नहीं होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो अम्लीय होगा। देखिए यहाँ पे ए पीएच स्केल होता है जिसका खोज सोरेनसन ने किया था, 0 से लेके 7 तक, और 7 से लेके 14 तक होता है। 0 से मतलब 7 के बीच में जो होगा वो अम्लीय होगा। ठीक है, और 7 से जो 14 के बीच में होगा वो क्षारीय होगा। ठीक है, और जो 7 होगा वो उदासीन। उदासीन, इसका कोई मतलब स्वाद नहीं होगा, जैसे जल, शुद्ध जल उदासीन होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हमने कोष्ठ होते हैं। ठीक है, 3, 4, 1, 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 इसका सही आंसर है। ऐसे कुछ मछली हैं जो स्तनपायी पाए जाते हैं, जैसे हवेल मछली हो गया, डॉल्फिन हो गया, और शार्क मछली हुआ। इस सब में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन के ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि ये बड़े स्तनपायी है, इसी वजह से तो इसमें 4 पाया जाता है। मनुष्य में भी 4 कोष्ठ पाया जाता है। ठीक है, और पक्षी में भी 4 कोष्ठ पाया जाता है, क्योंकि पक्षी जब उड़ता है तो उसे ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, मेढक में 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। जर्मेनियम आर्सेनिक परमाणु में कितने कक्षाएं होते हैं? तो जर्मेनियम और आर्सेनिक के परमाणु कितने कक्षाएं होते हैं? 3, 4, 1, 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। जर्मेनियम और आर्सेनिक के परमाणु में कितने कक्षाएं होते हैं? 4 कक्षाएं होते हैं। जर्मेनियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 32 होता है, और आर्सेनिक का 33। ठीक है, जर्मेनियम का 32 और आर्सेनिक का 33। अगले क्वेश्चन की ओर। मधुमक्खी के डंक के इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? यानी मधुमक्खी जब काटता है तो किसका उपयोग किया जाता है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, नमक, या शहद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका उपयोग करते हैं मधुमक्खी डंक मारता है तब। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है? जंतु का, मांसपेशिया का, पौधे के छाल का, या पौधे के पत्ता का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंतु का जो बाहरी त्वचा होता है उसे हम लोग एपिडर्मिस इंग्लिश में कहते हैं, इसे बाह्य त्वचा कहते हैं हिंदी में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्यों? वनस्पति पदार्थों का खाद्य अपघटन की अभिक्रिया किस एक उदाहरण है? ठीक है, विस्थापन का, ऊष्माक्षेपी का, दोहरा विस्थापन, ऊष्माशोषी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी होगा, क्योंकि ये क्या करता है, वनस्पति पदार्थ माने वनस्पति तेल हो गया, अपघटन करते हैं तो ऊष्मा को क्या करता है, मुक्त करता है। ठीक है, तो जो ऊष्मा कोई भी अभिक्रिया करने में अगर हमें ऊष्मा प्राप्त होता है तो ऊष्माक्षेपी होता है। अगर उसे हमें क्रिया करने के लिए ऊष्मा हमें देना पड़ता है, खुद से देना पड़ता है, तो क्या हो जाता है, ऊष्माशोषी हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी वस्तु का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है? प्रोपेन, इथेन, बेंजीन, एस्टर? ये क्वेश्चन आसान है, आप लोग सभी जानते होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा एस्टर। एस्टर का उपयोग हम लोग मिठाई बनाने में किया करते हैं, जो उसको सुगंधित और स्वादिष्ट बनाता है।
अगला क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड CaO का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन है 56, 60, 39 और 46। तो आप बताइए तो कितना हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 46। ठीक है, 46। कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है 20 होता है और परमाणु भर होता है 40, एटॉमिक मास 40। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है, दोनों का ऐड कर दीजिए 56। ठीक है, 56 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है शुक्रवाहिका समान मार्ग का निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, इसे क्या कहते हैं। वृषण, शुक्रवाहिनी या मूत्रमार्ग। जिसमें क्या होता है, शुक्राणु और मूत्र दोनों एक ही मार्ग से आता है, उसे क्या कहता है, यही पूछने का क्वेश्चन का तात्पर्य है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मूत्रमार्ग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक है। अस्थायी स्टेबिलिटी ऊतक है, रक्त, त्वचा, हड्डी, जाइलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है, अस्थायी ऊतक हैं। रक्त हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसका मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलते रहता है। तो किसका मान नगण्य हो जाने पे, यहाँ पे बल होगा, बल, दाब, वेग, द्रव्यमान। तो आपका बल हो जाएगा। बल का मान अगर नगण्य कर दिया जाए तो वस्तु है नियत गति से चलते ही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पादप का वृद्धि हार्मोन है। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, आपका जो आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल है जो बीज को अंकुरने से रोकता है। जब बीज हम लोग भंडारण करते हैं तो अंकुरता नहीं है, उसमें उस समय एस्कॉर्बिक अम्ल काम करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होती है, ऋणात्मक, अनंत, धनात्मक या शून्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक। उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, उसमें उसका फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचता है, हमें किस रूप में प्रदान होता है। ध्वनि की आवृत्ति के रूप में, ध्वनि का संवेदन के रूप में, ध्वनि के प्रबलता के रूप में या संगीत के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि का प्रबलता। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। तो दूसरे और तीसरे आवर्त में हमारा 8 तत्व हैं। ये आप लोग सभी जानते होंगे कि दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। अगला क्वेश्चन, जल में अम्ल का मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन आयन सांद्रता में कमी होता है। सांद्रता कहलाता है, उदासीकरण, तनुकरण, अम्लीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तनुकरण। इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि जिसमें वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल का मात्रा कम हो उसे तनुकरण कहते हैं। और सांद्रता कहते हैं जिसमें जल का मात्रा कम हो और आपका अम्ल का मात्रा ज़्यादा हो उसे हम लोग सांद्रता कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11 वोल्ट का विभवांतर को दोनों सिरों से के बीच 4 कूलम चार्ज प्रवाहित हो रहा है तो कितना काम करेगा, मतलब कितना कार्य करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 48 जूल, 11 जूल, 44 जूल या 3 जूल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 44 जूल। विभवांतर का जो सूत्र होता है वो होता है कार्य बटा कूलम, जो कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे विभवांतर आपका 11 दिया हुआ है,
कार्य मतलब डब्ल्यू पूछ रहा है और आपका कूलम 4 कूलम दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा 44। ठीक है, तो आपका जो विभवांतर का जो सूत्र हुआ वो हो गया, विभवांतर बराबर, पुनः लिख दे रहे हैं हम सूत्र, विभवांतर बराबर कार्य बटा आवृत्ति। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।